तो सीबीटी 1 के बाद मैंने क्या किया था, सीबीटी 1 के जो आंसर की आई थी तो सबका पेपर तो मिल ही गया था, तो उसको मैंने रिवाइज किया था ये काम। तो आप हमेशा जब भी एलपी के सीबीटी 2 के ट्रेड पेपर का पेपर दीजिए तो आप कोशिश करिए कि पहले मेरा 45 नंबर के आसपास में सिक्योरिटी वाले क्वेश्चंस मैं करूं। मैंने भी जब पेपर दिया था तो मैंने 44-45 नंबर के आसपास में अटेम्प्ट किया था। मेरा 7-8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन के आसपास में गलत था। इस बचे हुए टाइम में जो 30 दिन का समय आपके सामने बचा हुआ है, इसमें वही लड़के एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। जब से एएलपी सीबीटी 2 और जेईई सीबीटी 2 का एग्जाम डेट अनाउंस हुआ है ऑफिशियल साइट पे, उससे बहुत ज़्यादा लोग अब वीडियो सर्च करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि रिजल्ट अभी नहीं आया है। तो लोगों के मन में ये बना हुआ है कि अगर मेरा हो जाता है, तो अगर रिजल्ट 1-2 दिन में आ जाता है तो ठीक है, चलिए 1-2 दिन में अगर रिजल्ट आ जाता है तो माना जाएगा कि चलिए ठीक है, 1 महीने का टाइम उनको भी मिल जाएगा, जो लोग अभी जान पाएंगे कि उनका सीबीटी 2 के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ है उनका नाम कि नहीं हुआ है। लेकिन अगर ये डिले हो जाता है, 10 दिन 12 दिन बाद चला जाता है, तो समझिए कि उनके लिए तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। 15-20 दिन का टाइम कुछ नहीं होता है इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए। और मैं तो यही कहूँगा कि 30 दिन भी सफिशिएंट टाइम नहीं होता है। एलपी के सीबीटी 2 का एग्जाम होगा या फिर जेईई का भी सीबीटी 2 का प्रिपरेशन करना हो तो 30 दिन में आपकी प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी। अगर आप यूट्यूब पे कहीं भी आप जाकर के वीडियो देख रहे हैं कि 30 दिन में हम कुछ ऐसा बता दें जिससे आपकी तैयारी एकदम 100% श्योर हो जाए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। इस बचे हुए टाइम में जो 30 दिन का समय आपके सामने बचा हुआ है, इसमें वही लड़के एग्जाम क्रैक कर सकते हैं जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हों, और या तो उनका सीबीटी 1 का जो भी सिलेबस रहा हो, चाहे मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गया, ये जो पोर्शन है उनका वो बहुत ही स्ट्रांग हो, उनको सिर्फ केवल रिवीजन ही करना हो उसका। अगर उन चैप्टर्स को भी फिर से पढ़ने की अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है, बेसिक से पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप ये एग्ज़ाम 30 दिन में कवर नहीं कर पाएंगे। आपके सामने बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग है, और उसके बाद से आपका जो ट्रेड पेपर है इसको भी पढ़ना है। बचे हुए 30 दिन में टेस्ट सीरीज भी आपको देना है, रिवीजन भी करना है। और वैकेंसी के हिसाब से देखा जाए तो हर एक जोन में कम से कम आपको 70% नंबर तो लाने ही पड़ेंगे। किसी जोन में कम भी हो सकता है, लेकिन इतना नंबर अगर आप नहीं लाते हैं तो आपको उतनी सिक्योरिटी नहीं बन पाएगी कि आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं होगा। तो ये बचे 30 दिन में अगर कोई एकदम शुरू से पढ़ना चाहता है तो बहुत टफ है। मेरे पास तो उनके लिए मतलब कोई भी स्ट्रेटजी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि कौन कौन सी चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए, जिससे आपका 30 दिन में जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं उनकी पढ़ाई बेहतर हो पाएगी और वो सिलेक्शन ले पाएंगे। ठीक है, किसी कारण से अगर बीच में उनका गैप रह गया हो, किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो वो लोग अभी इस बचे हुए 30 दिन में भी अपनी तैयारी कर पाएंगे। लेकिन ये उनके लिए है जो पहले से तैयारी कर रहे हैं या फिर उनका पहले का जो पोर्शन है वो अच्छे से तैयार है। सबसे जितने भी लोग ट्रेड पेपर को लेकर के उनके मन में डाउट था कि इंग्लिश में उनको बुक नहीं मिल रही थी, तो किरण पब्लिकेशन का डीजल मैकेनिक्स का प्रैक्टिस बुक आपको मिल गया है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है ये। उसी तरह से फीटर ट्रेड का भी और इलेक्ट्रीशियन एंड इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का भी, ये तीनों बुक आपको प्रैक्टिस के तौर पे अगर आप लेना चाहते हैं तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मार्केट में अवेलेबल है। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, या फिर आप चाहे तो यहाँ पे कॉर्नर पे भी क्लिक करके आप ये तीनों बुक ले सकते हैं। पहले जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के बीच में बहुत ज़्यादा गैप मिला हुआ था, और मेरा सीबीटी 1 में नंबर ठीक ठाक था, जिसकी वजह से मुझे लग रहा था मेरा 49 नंबर के आसपास में नंबर था रॉ मार्क्स, तो उतने पे मेरा सिलेक्शन सीबीटी 1 में तो हो जाता। उस समय वैकेंसी भी ज़्यादा थी। तो सीबीटी 1 के बाद मैंने क्या किया था, सीबीटी 1 के जो आंसर की आई थी तो सबका पेपर तो मिल ही गया था, तो उसको मैंने रिवाइज किया था। ये काम सबसे पहले मैंने किया था। दूसरा मेरा ध्यान था ट्रेड पेपर को लेकर के, क्योंकि पहली बार ट्रेड पेपर मैं देने जा रहा था, वो भी क्लियर करना था। और इससे पहले कोई भी इस तरह का सैम्पल पेपर या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऐसे चीज़ें मार्केट में अवेलेबल नहीं थी। जो चीज़ें आपको पढ़नी थी खुद से पढ़नी थी, या फिर आप टेक्स्ट बुक से पढ़िए, या फिर कोचिंग करिए, या फिर वीडियो के माध्यम से पढ़िए। तो मैंने ट्रेड पेपर किसी का भी मैंने कोर्स नहीं लिया था, मैंने खुद से ट्रेड पेपर का पढ़ाई किया था। मेरे पास आईटीआई की बुक थी और मैंने प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का बुक लिया हुआ था, उससे मैंने कवर किया। एसके झा का था, और किरण पब्लिकेशन की बुक से मैंने मैथमेटिक्स के पोर्शंस को कवर किया, रीजनिंग के पोर्शंस को कवर किया। तो वो बुक तो मेरा बहुत पहले से मेरे साथ रहता था, तो उसी को मैं रिवाइज करता था, उसमें मैं इंपॉर्टेंट मार्क्स करके रखा हुआ था। ये काम मैंने किया। उसके बाद से इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए भी डर बना हुआ था कि कितने क्वेश्चन आएंगे, नया सब्जेक्ट था। तो अभी तो आपके लिए नया नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहले से पिछले वाले पेपर से आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके पास कलेक्शन होना चाहिए। आप किरण पब्लिकेशन का बुक ले सकते हैं। उसमें जो स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों के पेपर 2018 की जो वैकेंसी थी उसका दिया हुआ है, तो आप उसको पेपर जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि स्टेज 2 का जो पेपर है वो इस समय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको आप दीजिए, इसका फ़ायदा अब आप ले सकते हैं। हम लोग के टाइम पे हम लोगों ने फ़ायदा नहीं ले पाए थे, क्योंकि पेपर ही नहीं हुए थे। ऐसे पेपर तो आपको मार्केट में नहीं दिख रहे थे, लेकिन अभी तो आपके सामने है। तो आप वो पेपर आप बुक्स
खरीद लीजिए और उसके कम से कम डेली एक पेपर आप करिए। 9 ही पेपर उसमें अवेलेबल है, 3 ही दिन में पेपर कंप्लीट हो गया था। तो अभी देखिए आपके सामने 30 दिन का समय बचा हुआ है, तो आपको थोड़ा सा मेहनत बढ़ाना पड़ेगा। 2 घंटे 3 घंटे पढ़ने वाली जो स्ट्रेटजी है आपकी वो काम नहीं करेगा, इससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अब कम से कम अगर 30 दिन के अंदर आपको चीज़ें कवर करनी है तो मिनिमम आपको 7 से 8 घंटे कम से कम पढ़ने ही पड़ेंगे। और कोशिश करना है टेस्ट सीरीज, दूसरा पॉइंट ये आपको ध्यान देना है कि 1 दिन के गैप पे या 2 दिन के गैप पे आप एक टेस्ट सीरीज तो आप एकदम सीरियस होकर पार्ट ए और पार्ट बी दोनों का कंबाइन कर करके टेस्ट सीरीज दीजिए। एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए पेपर के बीच में एएलपी के CBT2 और जेई के CBT2 के पेपर में अगर 1 हफ्ते का भी गैप रहता है, तो अगर एएलपी का पेपर पहले होगा तो जो लोग एएलपी की तैयारी पहले से कर रहे हैं तो प्लीज़ मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग एएलपी पे ही फोकस्ड रहिए। जेई के पेपर पे बिल्कुल भी अभी ध्यान मत दीजिए, नहीं तो पूरा क्या होगा कि कंबाइन हो जाएगा और आप ना ही एएलपी निकाल पाएंगे ना ही जेई निकाल पाएंगे, क्योंकि दोनों में सीट बहुत ही कम है। ऐसा नहीं है कि किसी में 30,000 40,000 सीट है तो जिससे ये लगे कि थोड़ा कम नंबर भी रहता है तो एएलपी में भी हो जाएगा और जेई में थोड़ा अच्छे से मेहनत कर लेते हैं। ऐसा नहीं है, दोनों में इतनी सीट है कि एकदम उतने क्रीम लड़के आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप जेई की तैयारी पहले से कर रहे थे तो आप जेई पे लगे रहिए, और जो लोग एएलपी की तैयारी कर रहे थे तो एएलपी में लगे रहिए। जिस तरह से शेड्यूल आया हुआ है कि 19 मार्च और 20 मार्च को पेपर होगा, तो उसमें गैप तो देना बिल्कुल भी बनता है रेलवे को, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि अगर एक ही सिटी में दोनों मतलब एग्जाम का सेंटर अगर आपका पड़ भी जाता है तो हर एक स्टूडेंट होता है कि अलग अलग जोन से फॉर्म भरता है। और CBT2 के पेपर 90% पॉसिबिलिटी रहती है कि आपके उसी जोन में ही पेपर होते हैं। मतलब पिछला रिकॉर्ड तो यही रहा है कि CBT2 के पेपर आपके उसी जोन में होते हैं जिस जोन से आपने फॉर्म अप्लाई किया है। तो रेलवे एएलपी CBT2 और जेई CBT2 में गैप तो देगा ही देगा। अब बात करते हैं कि जो ट्रेड पेपर हैं, ट्रेड पेपर के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। इस वीडियो में बहुत ज़्यादा डिटेल मैंने बात नहीं करूँगा। ट्रेड पेपर आपको पढ़ना है तो आपको ध्यान रखना है कि मुझे 30 नंबर लाने हैं, मतलब 28 नंबर ही आपके 75 में लाएंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप कोशिश करिए कि 30 नंबर का टारगेट बना के चलिए। 30 नंबर के टारगेट बनाने के लिए आपको कम से कम कोशिश करना है कि 50 नंबर या 50 क्वेश्चन तक का अटेम्प्ट मुझे देखना है। जब भी आप टेस्ट सीरीज दीजिए 15-20 क्वेश्चन छोड़िए, आप कोशिश करिए कि मेरा क्वेश्चन कम से कम गलत हो। मैंने भी जब पेपर दिया था तो मैंने 44-45 नंबर के आसपास में अटेम्प्ट किया था। मेरा 7-8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन के आसपास में गलत था, जिससे मेरे 30 नंबर के आसपास में मेरे मार्क्स आ गए थे। मैं उससे ज़्यादा भी कर सकता था। कई क्वेश्चन होते हैं जिसमें डाउट रहता है, 1-2 क्वेश्चन 50-50 खेलने वाला, तो मैं उसमें भी उसको लगा सकता था। मेरे नंबर हो सकते 35 नंबर 40 नंबर के आसपास में आ जाते। लेकिन जब मुझे पता है कि मेरे 30 नंबर के आसपास में इतने में बन जाएंगे मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव जाने की कोशिश नहीं किया। और यही कारण है कि बहुत सारे लड़के थे 2018 के पेपर में नेगेटिव बहुत ज़्यादा चले गए। तो ये बातें मैं हर वीडियो में बताता आया हूँ। बहुत सारे लोग जो पहले से देख रहे हैं, ये बातें मैं इसलिए कहता हूँ कि किसी भी कारण से इन सब पॉइंट से आपका नुकसान ना हो। ठीक है, तो आप हमेशा जब भी एएलपी के CBT2 के ट्रेड पेपर का पेपर दीजिए तो आप कोशिश करिए कि पहले मेरा 45 नंबर के आसपास में सिक्योरिटी वाले क्वेश्चंस मैं करूं। उसके बाद अगर कुछ क्वेश्चन मेरे छूट भी जाते हैं तो मैं उसको ध्यान नहीं दूंगा। ठीक है, जब पेपर की एनालिसिस करिए तो जो क्वेश्चन आपसे छूटे हैं उसको आप पढ़िए, क्योंकि आपने 40 क्वेश्चन अगर सही कर लिए हैं तो अगर जो बचे हुए 30-35 क्वेश्चन हैं अगर उसमें से एग्जाम में आता है तभी तो आपका फ़ायदा होगा। उसकी एनालिसिस अच्छे से करेंगे, उसके नोट्स बनाएंगे तो आपका फ़ायदा होगा। ट्रेड पेपर में आप सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि जब आप सिलेबस लिखिए तो उसमें क्या करिए कि 5-6 चैप्टर मिनिमम, अगर मान लीजिए 10 चैप्टर हैं तो 6 से 7 चैप्टर आप इजी चैप्टर्स को पहले ही आप उसमें से निकाल लीजिए कि पहले मुझे ये पढ़ना है। 60% भी सिलेबस अगर आप कवर कर ले जाते हैं और एग्जाम से पहले कम से कम 10 से 15 टेस्ट सीरीज आप दे लेते हैं ट्रेड पेपर का, तो आपका ट्रेड पेपर एकदम बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है ये ट्रेड पेपर निकालना। और हमेशा चाहे बीटेक किए हों या डिप्लोमा किए हों, रेफरेंस आपको ITI की बुक मान करके ही चलना है, क्योंकि एग्जाम का जो लोएस्ट क्राइटेरिया है सभी को पता है ITI है। इसके बाद से बात करते हैं पार्ट ए का पोर्शन, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके 70% मार्क्स और आपके साइको के 30% मार्क्स मिला करके ही आपके मेरिट बनेंगे। पार्ट ए में जितना बेहतर स्कोर होगा वही आपके लिए फ़ायदा होगा। अभी तो पार्ट बी में आप सिर्फ क्वालिफाई करेंगे तो आपका पार्ट ए में मार्क्स कंसीडर होगा। पिछली बार क्या था कि पार्ट ए में नंबर बहुत अच्छे नंबर लड़कों के आए, पार्ट बी नॉट क्वालिफाई होने के कारण वो लोग छंट गए। अभी क्या है कि लोग सीरियस हो गए हैं, तो उस समय पार्ट ए में अच्छा नंबर ला करके पार्ट बी में क्वालिफाई नहीं कर पाने वाले लड़कों की संख्या अगर ज़्यादा रहेगी तो कट ऑफ कम जाएंगे। ये तो सभी लोगों को पता है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लेकिन अब क्या है कि लोग ट्रेड पे अब वो गलती नहीं करने वाले हैं, क्योंकि जान गए हैं कि पिछली बार जो गलतियां हुई हैं वो सभी लोग, मैं इस माध्यम से बता रहा हूँ, ऐसा सभी चैनलों पे बताया जा रहा है।
तो ऐसा क्या है कि अब लोग पार्ट बी में गलतियां नहीं करेंगे। इससे क्या होगा कि जितना अधिक से अधिक जो पार्ट ए में स्कोर करने वाला लड़का होगा, मतलब अच्छे स्टूडेंट, वो भी पार्ट बी क्लियर करेंगे और इससे क्या होगा, स्कोर आपका मतलब कट ऑफ जो है वो थोड़ा ऊपर जाएगा। ये डेफिनेटली पिछली बार से, वैसे तो सीट कम है तो भी ऊपर जाएगा, और जो अच्छे स्टूडेंट हैं इस बार पार्ट बी डेफिनेटली क्वालिफाई कर ले जाएंगे। कुछ लोग तो हमेशा रहते हैं पार्ट बी उनका क्लियर नहीं होगा, लेकिन अब वो संख्या बढ़ेगी। तो ऐसे में क्या होगा, पार्ट ए में भी आपको बेहतर स्कोर करना पड़ेगा। पार्ट ए के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो बेसिक साइंस है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो है फिजिक्स का। फिजिक्स का जो पोर्शन है, इसमें न्यूमेरिकल का पोर्शन है, सबसे ज़्यादा लड़के वहीं फंसते हैं। होता क्या है कि अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे के एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स उस लेवल के नहीं पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्ट भी उस लेवल का नहीं आता है। लेकिन अब क्या है, पिछले कुछ सालों से जो एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी के पोर्शन है, उसमें थियरी का तो बहुत अच्छा पोर्शन था जो एनसीईआरटी से वो कवर कर रहा है। अब क्या है कि इस बचे 30 दिन में तो आप एनसीईआरटी पढ़ नहीं सकते हैं। मैं हमेशा से जब सीबीटी 1 की प्रिपरेशन हो रही थी या फिर सीबीटी 1 का जब रिजल्ट आ गया था, आंसर की आ गई थी, तो उसके बाद से मैं कहता था कि एनसीईआरटी को आप इग्नोर मत करिए। कम से कम क्लास 9th के फिजिक्स वाले जो पोर्शन है, लॉ ऑफ मोशन हो गया, वर्क पावर एंड एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी वाले जो चैप्टर्स हैं, इस चैप्टर्स को आप एनसीईआरटी से एक बार पढ़िए जरूर, वहाँ से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। लेकिन अब तो वो ज़्यादा समय बचा नहीं है, लेकिन फिर भी इस 30 दिनों के बीच में जो सीरियस स्टूडेंट होगा, जो अपना ज़्यादा टाइम स्टडी में देगा, वो एनसीईआरटी के भी ये 3-4 चैप्टर कम से कम कवर कर ले जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, उनका थियरी वाला पोर्शन अगर वहाँ से 3-4 क्वेश्चन भी अगर उनका एनसीईआरटी से फंस गया, और फंसेगा भी 100% नहीं, पिछले कई पेपरों से एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उनका सीधा फायदा हो जाएगा। क्योंकि होता है कि जब आप जो चीज़ पढ़े हुए क्वेश्चंस को आप एग्जाम में देखते हैं, तो मुझे लगता है कि पढ़ते ही 5 ही सेकंड में वो क्वेश्चन हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो न्यूमेरिकल वाले पोर्शन है, जो मैथ के कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन है, वहाँ पे आप टाइम अपना यूटिलाइज कर पाते हैं। ये उनके लिए है जो पहले से तैयारी कर रहे हैं। अभी क्या 30 दिन में क्या क्या करेंगे आप, एनसीईआरटी भी पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ने हैं, टेस्ट सीरीज भी आपको देना है, रिवीजन भी उसी में करना है, बेसिक साइंस पढ़ना है, ट्रेड पेपर पढ़ना है, इतना ज़्यादा चीज़ें आपको 30 दिन में करनी है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये स्ट्रेटजी 30 दिन के अंदर एग्जाम क्लियर करने की उन्हीं के लिए कारगर है जो पहले से पढ़ रहे थे, सीरियस थे। अब क्या है कि कुछ लोग जो रिजल्ट का वेट कर रहे थे, उनके लिए ये टाइम बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला है। अगर 1-2 दिन में आ जाता है तो चलिए ठीक है, बहुत ज़्यादा जो बाउंड्री वाले लड़के हैं उनका भला हो जाएगा। तो जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पे बताया आपको, आप स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है कि कैसे इस चीज़ को आगे बढ़ाना है, कैसे पढ़ना है, तो आप वीकली स्टडी प्लान जो मैंने बनाया हुआ है अलग से प्ले लिस्ट में, आप उसको ज़रूर देखिए। वीक फर्स्ट से अगर आप फॉलो करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें मैंने लिखी है उसको एकदम थोड़ा सा हार्ड वर्क के साथ आप मेहनत करेंगे तो आपका 30 दिन के अंदर वो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। 6 वीक का स्टडी प्लान अपलोड हो चुका है, 7वें वीक का अपलोड मैं कल या परसों में अपलोड कर दूंगा, वो फाइनल वाला होगा। ठीक है, तो जो लोग द स्टूडेंट के टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो लोग प्लीज़ जा करके जुड़ जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।